वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाजी लंगे ने उसकी बात काट दी। शाल खामोश बैठा उनकी बातें सुन रहा था। लोग धी की तो कहते हैं कि पुलिस जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करती है। यहाँ मामला एक कत्ल का था। वो मकतूल को भी जानता था और कातिल को भी, इसलिए उनका मामला किसी कदर आसानी से तय हो गया। पुलिस ऑफिसर की मुट्ठी गर्म कर दी गई थी और वो इस सारे मामले को फरामोश कर देने को तैयार हो गया था। शार्क जानता था कि खानापुरी के लिए किसी बेगुनाह को पकड़कर कातिल की हैसियत से अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ केस इतना मजबूत होगा कि वो बेचारा कहीं कुछ नहीं कर सकेगा। उसे या तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा या जिंदगी भर के लिए हानि सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। मामला तय हो जाने के बाद जब वो लोग वहां से निकले तो 1 बज चुका था। पुलिस ऑफिसर उससे पहले ही निकल गया था। मध्य गुजर ने शार्क और छांगा को मदन चौक पर उतार दिया और इकू मनमाज को साथ लेकर उछरे की तरफ रवाना हो गया। शार्क बाऊ छांगा ने अपने तवीला में दाखिल होते हुए कहा, इस मेहमान का क्या करना है? मेरा तो ख्याल है इसे खत्म करके कहीं फेंक दे। चलो देखते हैं इसे भी, शार्क ने जवाब दिया। तवीले में इस वक्त 2 आदमी थे। छांगा शार्क को लेकर मजार के तहखाने में आ गया। डीएसपी जुतून से बंधा हुआ था, उसका सर सीने पर झुका हुआ था। शारिब ने बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर उठाया। उसके साथ ही वो चौंक गया। उसने डीएसपी के सीने पर हाथ रखकर नबल टटोल कर देखी। फिर सीधा होकर छांगा की तरफ देखते हुए बोला, ये तो खत्म हो चुका है। चलो अच्छा हुआ, छांगा ने जवाब दिया। खर्च कम जहां पाक, इसकी लाश को बोरी में डालकर अभी बाहर फेंकवा देनी चाहिए। वो काली बोरी पड़ी है, तुम इसकी लाश को बोरी में डालो, मैं ऊपर जाकर तांगा तैयार करवाता हूँ। छांगा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शारिक ने रस्सियां खोलकर लाश को एक तरफ हटाया और फिर उसे बोरी में ठूंसने लगा। उसने लाश को बोरी में डालकर उसे मजबूती से बांध दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद छांगा वापस आ गया। वो दोनों बोरी उठाकर तहखाने से बाहर आ गए। छांगे का आदमी तांगा तैयार कर चुका था। शार्क ने बोरी सीटों के नीचे ठोंस दी। याकूब नामी कोचवान ने उसके आगे घोड़े के दाने वाली बोरी और पट्टी इस तरह रख दिया कि बोरी छुप गई। याकूब ने अपनी सीट संभाल ली और शार्क पिछली सीट पर बैठ गया। तांगा गली से निकलकर मेन रोड पर आने की बजाय छोटी सड़कों पर चलता रहा। वहां से तकरीबन 1 मील के फासले पर एक बहुत बड़ा छप्पड़ था। शारिक का ख्याल था कि वो लाश वाली बोरी को छप्पड़ के किनारे पर फेंक कर आ जाएंगे। उन्होंने तकरीबन 20 मील का फासला तय किया था। आगे छोटा सा चौक था। तांगा चौक पर पहुंच जाई था कि 2 पुलिस वाले अचानक ही कहीं से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। वो दोनों सड़क के बीच में आकर तांगे को रोकने का इशारा करने लगे। शारिक कजील उछलकर हल्क में आ गया। याकूब ने तांगा रोक लिया। शारिक अपनी सीट पर बेसुर तक पड़ा था और पुलिस वालों की तरफ देख रहा था। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। ओए, एक पुलिस वाला करीब आते हुए बोला, कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और जा कहां रहे हो? खैर हो संतरी बादशाह, कोचवान याकूब ने कहा। स्टेशन जा रहे हैं संतरी बादशाह। और ये स्टेशन का रास्ता है? कांस्टेबल बोला। तुम तो दूसरी तरफ जा रहे हो। ये बाऊ मुझे चौक से लेकर आया है जी, घर से सामान और सवारियां लेनी है, याकूब ने जवाब दिया। और ये नीचे क्या भरा हुआ है? दूसरा कांस्टेबल सीट के नीचे झांकने लगा। घोड़ी के लिए बोरी दाना और पट्टे हैं जी, याकूब ने कहा। शारिक के दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। वो कनकी उसे उस कांस्टेबल की तरफ देख रहा था जो आगे ही था, क्योंकि दाने की बोरी को टटोल रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि अगर उस कांस्टेबल ने हाथ मजीद आगे बढ़ाकर दूसरी बोरी को टटोल दिया तो वो दोनों बच नहीं सकेंगे। यही सोचते वो फरार के इम्कानात का जायजा लेने लगे। तुम भी तो कुछ बोलो बाऊ, कहाँ जाना है? कांस्टेबल ने शार्क को घूरा। 4:30 बजे वाली ट्रेन से जाना है। तुम लोग हमारा वक्त जाया क्यों कर रहे हो? शार्क ने कहा। हमें थाने के सामने उतार दो, फिर जहां मर्जी चले जाना। वो कांस्टेबल कहते हुए शार्क के साथ सीट पर बैठ गया। दूसरा कांस्टेबल अगली सीट पर बैठ गया। हमें देर हो जाएगी संतरी बादशाह, तुम जानते हो स्टेशन जहां से कितनी दूर है। शार्क ने दबे लहजे में एहतजाज किया। अभी तो 3 बजे हैं बाबूजी। कांस्टेबल कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए बोला। हमारा तो 5 मिनट का रास्ता है। याकूब ने शारिक की तरफ देखा। शारिक ने सारी ला दिया। चल यार, इन्हें छोड़ दे, वो बोला। तांगा चौक पर दाईं तरफ मुड़ गया। थाना वहां से तकरीबन 20 मील के फासले पर था। शाल बहुत मोहतात अंदाज में बैठा हुआ था। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले अपने साथ बैठे हुए कांस्टेबल की राइफल पर हाथ डालेगा। वो एक अजीब सूरत से दो चार था। शीटों के नीचे एक पुलिस ऑफिसर की लाश पड़ी थी और तांगे में उसके साथ 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। मदीज़ ये कि ये तांगा थाने की तरफ जा रहा था। उसे यही की लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद तांगा थाने के सामने रुका
वो दोनों पुलिस वाले नीचे उतर गए और शुक्रिया अदा किए बगैर थाने के गेट की तरफ बढ़ गए। याकूब ने घोड़ी को हाँक दिया। शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। थाने से फरलांग के फासले पर दूसरी सड़क पर घूमते ही याकूब ने तांगा रोक लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी। शारिक बाऊ वो शार्क की तरफ देखते हुए बोला, मेरी मानो तो बोरी को यहीं फेंक कर जान छुड़ाओ इससे। ठीक है, उस दरख्त के नीचे फेंक देते हैं। शार्क कहते हुए नीचे उतर आया। उन्होंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सीटों के नीचे से बोरी निकाली और उसे सड़क के किनारे पीपल के दरख्त के नीचे ढाल दिया। तांगे की तरफ बढ़ते हुए शारिक ने मुड़कर देखा। उसे यूं लगा जैसे बोरी ने हरकत की हो, लेकिन उसे अपना वहम समझकर तेजी से चलता हुआ तांगे पर सवार हो गया। याकूब ने घोड़ी को हाँक गिरा। जब वो तवीले में वापस पहुंचे तो 3:45 बज रहे थे। छांगा उसके इंतजार में जाग रहा था। वो उसे देखते ही बोला, फेंक आए? हाँ फेंक आए। शार्क ने उसके करीब दरी पर बैठते हुए जवाब दिया, लेकिन बाल बच गया। इस बात अच्छी बच के वरना थर लिए जाते। वो चंदमा को खामोश हुआ, फिर तफसील से रास्ते में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे तक बातें करते रहे, फिर वहीं लेट कर सो गए। शार्क जब बेदार हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। वो उठकर होद पर आ गया। नलके से मुंह धोकर वापस आया तो छांगे से सामना हो गया। वो मीदार वाले गुंबद से निकल रहा था। जीरा आ गया या नहीं? शार्क ने उसे देखते हुए पूछा। जीरा तो आ गया है शार्क बाबू, लेकिन एक और अजीब खबर सुनी है। छांगा बोला, कैसी खबर है? शार्क ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो डीएसपी जिसे तुम मुर्दा समझकर रात को फेंक आए थे ना, वो जिंदा है। छांगा बोला, क्या? शार्क इस तरह उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हाँ ये दुरुस्त है, छांगा ने जवाब दिया। मुझे ये इतरा 1 घंटा पहले मिली है। सुबह 6 बजे किसी राहगीर ने सड़क के किनारे दरख्त के नीचे बोरी पड़ी देखकर उसे खोला तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर को देखकर चौंक गया। पहले तो वो भी उसे मुर्दा ही समझा था, मगर उसके जिस्म में हरकत देखकर राहगीर ने उसे बोरी से निकाल लिया और थाने में इतरा कर दी। डीएसपी इस वक्त मरीज अस्पताल में है। वो जिंदा है लेकिन बेहोश पड़ा है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी हमारी मौत बन सकती है। छांगा ने उसकी बात काट दी। तुम फिक्र मत करो छांगा, शारिक बोला। वो कोई बयान देने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें ये इतला कैसे मिली? पूरे शहर में खलबली मची हुई है। छांगा ने जवाब दिया, पुलिस के महकमा में तो जैसे भूचाल आ गया है। तुम सो रहे थे, कोई 11:30 बजे इलाके का इंस्पेक्टर आया था। वो पूछगछ करके गया है। इसका मतलब है कि फौरी तौर पर हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि आज का दिन हम यहाँ से दूर ही रहें। शारिक ने कहा, उसके बाद क्या होगा? छांगा ने ऊंची हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। जो कुछ भी होगा तुम्हें कल पता चल जाएगा। शारिक ने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ। कल रात बाजे गुजर के डेरे पर मुलाकात हो गई। छांगा के डेरे से निकलकर शारिक ने मदम चौक एक होटल में बैठकर खाना खाया और वहां से सीधा म्यू हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे ये मालूम करने में देर नहीं लगी कि डीएसपी को एक स्पेशल रूम में रखा गया था और दरवाजे पर एक मुसल्ला संतरी मौजूद था। शारिक चलते चलते संतरी के पास रुक गया। क्यों संतरी बादशाह, इस स्पेशल रूम में कोई वजीर या सरकारी अफीसर देर इलाज है जो तुम यहाँ पहरा दे रहे हो? नहीं, हमारा एक डीएसपी है जिसे कई रोज पहले अगवा किया गया था। वो लोग इसे अदमुआ करके आज सुबह ही वैरान सड़क पर फेंक गए। कांस्टेबल ने कहा, ये जराइन पीछा लोग बड़े जालिम होते हैं। शारिक ने कहा, डीएसपी ने बताया नहीं कि वो कौन लोग थे? पकड़ा नहीं गए? डीएसपी साहब को जब से यहाँ लाया गया है बेहोश पड़े हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। कांस्टेबल ने जवाब दिया, इनके घर वाले तो बहुत परेशान होंगे। शारिक बोला, परेशानी की तो बात है ना। कांस्टेबल ने कहा, किसी को मिलना भी नहीं दिया जाता, मिलकर करेंगे भी तो क्या? साहब तो होश में है ही नहीं। अच्छा भाई, शारिक लाएदारी में एक डॉक्टर को आते देख कर बोला और मदीद कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। अगर डॉक्टर अकेला होता तो वो इस तरह अच्छी सकने की कोशिश न करता। डॉक्टर के पीछे एक इंस्पेक्टर भी चला आ रहा था। शारिक भी हॉस्पिटल से निकलकर एक सर्जिकल स्टोर पर आ गया। यहाँ उसने जरूरत की चंद चीजें खरीदी। एक और दुकान से 0 पॉइंट का चश्मा खरीदा और घूमता टहलता हुआ सोहेल के रेस्टोरेंट वाले फ्लैट में आ गया। रात 1 बजे में सोहेल के फ्लैट से निकल आया। मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ वो हॉस्पिटल रोड पर आ गया। भी हॉस्पिटल के गेट की तरफ इस वक्त भी रौनक नजर आ रही थी। 1-2 छोटे रेस्टोरेंट और चंद मेडिकल स्टोर खुले हुए थे, मगर शार्क मेन गेट की तरफ जाने के बजाय हॉस्पिटल रोड की तरफ वाक़े छोटे गेट से अंदर दाखिल हो गया। उस तरफ वसीउ अरीज लान था। कुछ लोग घास पर सो रहे थे और बाद लोग बैठे बातें कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनका कोई अजीज या रिश्तेदार इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल था। शारिक दीवार के साथ बाईं तरफ मुड़ गया। दीवार के साथ अंदर की तरफ शीशम के दरख्त लगे हुए थे। वो एक दरख्त के नीचे रुक गया और इधर उधर देखते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थैले में से सफेद लैब कोट निकाल लिया। सफेद शीशे वाली ऐनक आंखों पर लगाई और स्टेथोस्कोप गर्दन पर लटका लिया। उसने कोट की जेब में हाथ डालकर टटोला,
फिर मुतमईन होकर पतलून की जेब से प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली निकाल ली। उस थैली में नकली हिटलर कट मूंछें रखी हुई थी। उसने मूंछें ओढ़ पर चिपका कर स्प्रिंग नाक में फंसा लिया। खाली थैला दरख्त के नीचे एक तरफ फेंक दिया और तेज कदम उठाता हुआ हॉस्पिटल की इमारत की तरफ चलने लगा। कई ईंटों पर फैला हुआ ये हॉस्पिटल कई ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। शारिक मुख्तलिफ ब्लॉकों में से होता हुआ उस ब्लॉक में आ गया जिसके एक हिस्से में स्पेशल रूम थे। शारिक गुलिये से एक डॉक्टरी लग रहा था। इस वक्त रात के 1:45 बज रहे थे। हॉस्पिटल के तमाम ब्लॉक्स पर गहरा सकूत तारी था। उसे अब तक सिर्फ 2 नर्सें मिली थी। उनमें से एक नर्स ऐसी थी जिसने गहरी नजरों से शारिक की तरफ देखा था, जबकि दूसरी नर्स तवज्जो दिए बगैर करीब से गुजर गई थी। शारिक जब स्पेशल रूम्स वाली राहदारी में पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो नपे-तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। डीएसपी वाले कमरे के सामने कुर्सी पर इस वक्त एक और कांस्टेबल बैठा ऊँग रहा था। उसकी राइफल घुटनों में फंसी हुई थी। शारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो गड़बड़ा कर उठ गया। उसका दायां हाथ गैर इरादी तौर पर पेशानी पर पहुंच गया। दिल की धड़कन बेकाबू होने के बावजूद शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। स्टाफ नर्स आई थी। शारिक ने लहजे पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। नहीं जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। दरवाजा खोलो, शारिक ने कहा। जी जनाब। कांस्टेबल ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। शारिक अंदर दाखिल हुआ तो कांस्टेबल ने भी उसके साथ ही कमरे में दाखिल होना चाहा, मगर शारिक ने उसे रोक दिया। तुम यहीं रुको, मरीज जिस तरफ होगा। अंदर दाखिल होकर शारिक एक लम्हे को रुका और आहिस्तेगी से दरवाजे की कुंडी लगा दी और बड़ी तेजी से बेड के करीब पहुंच गया। डीएसपी हॉस्पिटल के लिबास में बेड पर पड़ा था। वो वाकई ही हड्डियों का ढांचा लग रहा था। बेड के साथ ही स्टैंड पर ग्लूकोज की बोतल टंगी हुई थी। ग्लूकोज ट्यूब के जरिए उसके जिस्म में मुंतकिल हो रहा था। शारिक चंद में उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने डीएसपी के बाजू में लगी हुई ग्लूकोज की सुई निकाल दी और वो ट्यूब स्टैंड के साथ झूलने लगी। सुई से ग्लूकोज के कतरे फर्श पर टिपकने लगे। शारिक ने सफेद गुड़ की जेब में हाथ डालकर एक सुरई निकाल दी। सुई पर कैप लगा हुआ था। उसने कैप उतारकर बिस्तर पर ही डाल दिया। सुरई में 2 सीसी पानी भरा हुआ था। मजीद सुरंग में उसने हवा भर दी। शार्क डीएसपी पर झुक गया। उसका बाजू बिल्कुल ऐसा था जैसे हड्डी पर खाल मुंडी हुई हो। उसने बड़ी मुश्किल से वो नस तलाश की जहां पहले ग्लूकोज की सुई लगी हुई थी। उसने नस में ठीक उसी जगह सुरंग की सुई दाखिल कर दी और हवा आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेन में दाखिल करने लगा। चंद सेकंड बाद उसने सुई बाहर खींच ली। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हवा की नन्ही सी गोली जो उसने डीएसपी के जिस्म में दाखिल की थी वो खून के साथ गर्दिश करती हुई जब दिल तक पहुंचेगी तो दिल की धड़कन खामोश हो जाएगी। डीएसपी कभी होश में नहीं आ सकेगा और पुलिस कभी ये जान नहीं सकेगी कि उसे अगवा करने वाले और फिर बोई में बंद करके सड़क पर फेंकने वाले थे कौन। शारिक अपने हाथ में पकड़ी उस रेंज को देख रहा था कि बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर यूं लगा जैसे दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर दबाव डाला गया हो। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। ए, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। शारिक का दिल उछल कर हल्क में आ गया। उसने सुरंग बिस्तर पर फेंक दी, फिर कोट उतार कर एक तरफ फेंका और अगबी खिड़की की तरफ लपका। खिड़की बंद थी। उसने खिड़की की चुटकी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाजा अब और जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। शारिक ने गले में लटका हुआ स्टेथोस्कोप उतार कर फेंक दिया और उचक कर खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। दरवाजे पर अब शायद कंधे से टकरें मारी जा रही थी। उस ब्लॉक के पिछली तरफ लान था और लान के दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक था। शारिक ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और लान में दौड़ने लगा। दौड़ते उसने ऐनक और बूंच अभी उतार कर फेंक दी थी। वो दूसरे ब्लॉक से अभी चंद गज के फासले पर था कि धड़ की जोरदार आवाज सुनाई दी। शायद कमरे का दरवाजा टूट गया था। उसके चंद सेकंड बाद ही एक आवाज सुनाई दी, वो जा रहा है, पकड़ो, जाने ना पाए। शारिक ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खिड़की पर चढ़ रहा था। वो तेजी से दौड़कर ब्लॉक के दूसरी तरफ घूम गया। उस ब्लॉक के दूसरी तरफ भी वसी ऐलान था। उसके साथ ही पुख्ता सड़क थी जो दाएं बाएं चली गई थी। बाईं तरफ हॉस्पिटल रोड वाला मेन गेट था और दाईं तरफ ये सड़क एक दूसरे गेट से होती हुई नीला गुंबर की तरफ चली गई थी। शारिक दाईं तरफ दौड़ने लगा। लान के साथ मुख्तलिफ ब्लॉक्स थे। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी उसी तरफ था। वो तेजी से दौड़ता रहा। पूरे हॉस्पिटल में पकड़ो पकड़ो का शोर मच रहा था। शारिक अच्छी तरह जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो तारीकी और इमारतों की आड़ में दौड़ता हुआ नीला गुंबद पहुंच गया। नीला गुंबद लाहौर में साइकिल और उनसे मुतल्लिका स्पेयर पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट थी। दिन के वक्त तो यहाँ चलने को रास्ता नहीं मिलता था, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा तारी था। शोर की आवाजें बहुत पीछे रह गई थी। वो लोग शायद उसे हॉस्पिटल की हुदूद ही में तलाश कर रहे थे।
उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। दफादार बाजार के चौकीदार की सीटी की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। आवाज इधर साथ वाली गली से आई थी, लेकिन शाहरुख को समझने में देर ना लगी कि चौकीदार कुछ ही देर बाद इस तरफ आने वाला था। वो कुछ निगाहों से इधर उधर देखने लगा और फिर वो एक दुकान के सामने तख्ते के नीचे घुस गया। दूसरी मर्तबा चौकीदार की सीटी की आवाज बहुत करीब से सुनाई दी थी। शारिक तख्ते के नीचे बिल्कुल आखिर में दीवार के साथ सिमटा अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही वो सड़क की तरफ भी देख रहा था। चौकीदार ने साइकिल उस दुकान के ऐन सामने सड़क पर रोक ली। उसने एक पैर जमीन पर टिका लिया। वो कुछ देर तक वहां खड़ा सीटियां बजाता रहा, फिर साइकिल आगे बढ़ गई। चौकीदार की सीटियों की आवाज बदस्तूर दूर खोती चली थी। शारिक तख्ते के नीचे से निकल आया और इधर उधर देखते हुए दाईं तरफ चलने लगा। चंद मिनट बाद वो माल रोड पर काफी हाउस के सामने आ गया। काफी हाउस खुला हुआ था। उसके सामने एक रिक्शा, एक टैक्सी और 2-3 कारें और मोटरसाइकिलें खड़ी थी। शारिक ने काफी हाउस का दरवाजा खोलकर इस तरह अंदर झांका जैसे किसी की तलाश हो। अंदर 5-6 आदमी बैठे हुए थे। ये वो अदीब या शायद जिन्हें अपने घरों की फिक्र नहीं होती। ये लोग एक कप चाय पर रात भर बैठे अदब और शायरी के मौजू पर बहस कर सकते थे। और हकीकत ये थी कि काफी हाउस की रौनक भी इन्हीं अदीबों और शायरों के दम से थी। शारिक अंदर दाखिल होने की बजाय बुड़गम रिक्शे की तरफ आ गया। चलने का मूड है? उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, जो अपनी सीट पर इस तरह नीम दराज हुआ था। उसके पैर बाहर लटके हुए थे। बैठिए साहब, कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर सीधा होकर बैठ गया। चुबुर्जी, शार कहते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। रिक्शा स्टार्ट होकर हरकत में आ गया। चुबुर्जी पहुंचने में उसे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। शारिक चौक पर ही रिक्शे से उतर गया और ड्राइवर को पैसे देकर पैदल चलता हुआ शाम नगर की तरफ मुड़ गया। मजीद 10 मिनट बाद वो अपनी उस खुफिया पनाहगाह में मौजूद था जिसके बारे में अभी तक किसी और को पता नहीं चला था। बेडरूम में आकर वो कपड़े बदले बगैर बिस्तर पर देर हो गया। मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में सोचते हुए उसे अपने दिमाग में चिमटियां सी देखती हुई महसूस होने लगी। वो इस खतरनाक रास्ते पर इतना दूर निकल आया था कि वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब तो उसने अपने हाथ भी खून से रंग लिए थे और खून का ये रंग इतना पक्का था जो कभी नहीं उतर सकता था। शारिक यही सब कुछ सोचते हुए रात के आखिरी पैर तक जागता रहा और फिर जब वो फूट रही थी तो उसकी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। दुनिया वाले रात भर की नींद पूरी करने के बाद जाग रहे थे और शारिक नींद की आगोश में जा रहा था। शारिक 2 दिन तक अपने मकान तक महदूद रहा। जरूरत की हर चीज घर में मौजूद थी। उसे सिर्फ तंदूर से रोटी लेने के लिए रात को घर से बाहर जाना पड़ता। दूसरे दिन वो अखबार भी ले आया था। अखबार से पता चला कि पुलिस बड़ी सरगर्मी से कुछ नकली डॉक्टर को तलाश कर रही है जिसने जहरीला इंजेक्शन लगाकर डीएसपी को मौत के घाट उतारा था। हॉस्पिटल के डॉक्टर उस जहरीले इंजेक्शन के बारे में अपनी कोई राय कायम नहीं कर सके थे क्योंकि अभी तक डीएसपी की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पुलिस ने उस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया था जो रात को हॉस्पिटल में डीएसपी के कमरे के सामने ड्यूटी दे रहा था। अखबारात ने उस कांस्टेबल का बयान और उसका बताया हुआ नकली डॉक्टर का हुलिया भी शाया कर दिया था। गोरी रंगे, दराज कामत, सेहतमंद जिस्म, आंखों पर ऐनक, हिटलर कट मूंछे और स्याह बाल जो सादगी से पीछे की तरफ बने हुए थे। हॉस्पिटल में सुलिया का कोई डॉक्टर नहीं था। अखबार ने दिन को कमरे के सामने ड्यूटी देने वाले पुलिस कांस्टेबल का बयान भी शाया किया था। उस बयान के मुताबिक दोपहर के लगभग एक खूबरू नौजवान उस डीएसपी के बारे में पूछ रहा था। उसने उस नौजवान का जो हुलिया बताया था उस नकली डॉक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पुलिस को उस कमरे से सुरीन, लैब कोट और खिड़की के करीब स्टेथोस्कोप और पिछली तरफ लान में एक ऐनक भी पड़ी हुई मिल गई थी। पुलिस ने ये तमाम चीजें अपने कब्जे में ले ली थी और फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए उन्हें माहिरीन के हवाले कर दिया गया था। पुलिस के तर्जमान ने अखबारी नुमाइंदों को बयान देते हुए ये खदशा जाहिर किया था कि ये पुलिसराज डॉक्टर उन्हीं का साथी हो सकता है जिन्होंने कई रोज पहले डीएसपी को अगवा किया था। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस की लिस्ट पर मौजूद मशकूक अफराद को चेक किया जाएगा। शारिक ने अखबार एक तरफ डाल दिया। उसके लिए तशवीश की बात सिर्फ एक थी, फिंगरप्रिंट्स वो पुलिस के रिकॉर्ड पर था। अगर फिंगरप्रिंट से उसका नाम सामने आ गया तो पुलिस उसे भी ढूंढ निकालेगी। ज़ेरे ज़मीन दुनिया का तकरीबन हर शख्स उसे जानता था। मुंशियात फरोशों और जलायन पीछा अफराद की गिरोह में ऐसे आदमी भी मौजूद थे जो पुलिस के लिए मुखबिरी का काम भी करते थे। उन सभी लोग जानते थे कि वो छांगा के गिरोह में शामिल था। पुलिस को उस तक पहुंचने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तीसरे रात शार्ट छांगा के डेरे पर पहुंच गया। उस वक्त 11 बजे थे और छांगा अकेला ही था। वो शारिक को देखते ही अपना बिजनेस चेहरे के सुपुर्द करके शारिक के साथ दूसरे कमरे में आ गया। तुमने तो कमाल ही कर दिया शारिक बाबू, छांगा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला।
पुलिस को तुमने ऐसा चक्कर दिया है कि पूरा महकमा गन चक्कर बनकर रह गया है। अब वो लोग क़यामत तक ये सुराग नहीं लगा सकेंगे कि उस डीएसपी को अगवा किसने दिया था और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर कत्ल किसने किया था। भाई ये फर्क होता है हम जैसे जाहिलों और तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों में। उस रोज जब ये खबर सुनी कि डीएसपी जिंदा है तो मेरे तो हवास ही गुम हो गए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा अब। मैं तो ये समझ बैठा था कि बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। जेल जाने के इम्कानात तो अभी मौजूद हैं। शारिफ ने उसके खामोश होने पर कहा,